नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के अंदर हम प्रत्येक दिन किसी न किसी नई शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ हैं पहाड़ी आर्मी के जो संरक्षक, जिनका उद्देश्य था पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी लोक संस्कृति को बचाने के लिए, हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो पहाड़ी आर्मी आपने बना रखी, इसका उद्देश्य क्या था? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने चैनल में हमें मौका दिया। देखिए, पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड संगठन का नाम है हमारा। इसका उद्देश्य एक लाइन में क्लियर हो जाएगा: पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक। ये इस लाइन से ये आपको फील हो रहा होगा, जो हमारे पर्वतीय अस्मिता है, हमारी जो स्वाभिमान है और जो हमारी संस्कृति है, बोली, भाषा, रहन सहन, खान पान, और जो हमारे संसाधन है। उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरीके से लगातार इस पर लूट पड़ी है, जिस कारण से हमारा भौगोलिक परिदृश्य बदल रहा है, तो उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा के उद्देश्य के लिए, अपने पहाड़ के सारे समुदाय को एकजुट करने के लिए ये संगठन हमने 2021 में एस्टैब्लिश किया। और 2021 से अभी तक लाखों लोगों ने हमारी संगठन की सदस्यता ली। तो अभी जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यूकेडी, बसपा, सपा तमाम तरीके से लोगों को अपनी तरफ लुभाने की बात करती है, प्रयास करती है और वादे करने के बाद जनता को ठगती है, तो जनता को ऐसा महसूस होता है कि यार ये ठगने वाले लोग हैं। तो इस पीड़ा को देखते हुए हमने ये संगठन बनाया, ताकि हमारे हितों की रक्षा हो पाए। जिस तरीके से राज्य में हर चीज का बंटाधार हो रहा है, देखिए नौकरियों में आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, पैसा दो और नौकरी लो। कोई डिग्री की पूछ नहीं है, कोई एजुकेशन के मानक नहीं है। जिसकी ढपली उसका राग, जिसकी लाठी उसका भैंस। कई हाकम सिंह हर डिपार्टमेंट में निकल रहे। तो इन हाकम सिंह से बचाने के लिए हमने ये संगठन बनाया। तमाम आप देख रहे होंगे, हमेशा हम कोई भी हमारे पहाड़ से संबंधित ऐसा मुद्दा जिसमें हमारे पहाड़ के हितों को मारा जा रहा है, कुठाराघात हो रहा है, तो वहां पर हम अपने संगठन के साथियों के साथ मुखर होकर आवाज उठाते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य होता है कि उजड़ते बिखरते हुए पहाड़ को कैसे बचाया जाए। हरीश भाई, आपने बात की पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ के लोगों को बचाने के लिए। यहाँ कांग्रेस, जब से उत्तराखंड बना, कांग्रेस और बीजेपी ने यहाँ पे राज किया, तो क्या दोनों सरकारों ने पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया? बिल्कुल कुछ नहीं किया। यहाँ के राज्य के जो जनता है, उस जनता को सिर्फ ठगने का काम किया, बरगलाने का काम किया। क्योंकि उसकी वजह एक बहुत बड़ी ये भी है कि राज्य में कोई तीसरी ऐसी आइडियोलॉजी नहीं है जिसमें वो समुदाय अपने आप को सेफ समझे। जो भी नई पार्टियां आती, नए संगठन आते हैं, वो सबके होते हैं। उन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई अपने। तो इस अपना अपना बनाने के चक्कर में सब उन्हीं के चक्कर में फंस गए हैं। तो हमारे अपने परिवारों को बचाने के लिए कोई हिमायती ऐसा संगठन नहीं है जो उनकी बात करे और हमारे पहाड़ वालों को ये लगे कि ये हमारे लोग हैं। नहीं, आपकी एक क्षेत्रीय पार्टी भी, उत्तराखंड क्रांति दल भी है, वो तो क्षेत्र की पार्टी है, तो वो विकास क्यों नहीं कर पाई? तो क्षेत्रीय पार्टी होना अलग है, क्षेत्र के लोगों को लगना अलग है। क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र के लोगों को तो लगे कि हमारी पार्टी है। यदि क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्र के लोगों को लग ही नहीं रहा हमारी पार्टी, तो उसके साथ जुड़ेंगे क्यों? यदि क्षेत्र के लोगों को, यानी उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को ये लगता ये पार्टी हमारी है, तो आज तो सत्ता में होती। तो यही जो गैप है, इस गैप की भरपाई के लिए जनता के विश्वास के साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए ऐसे संगठनों की आवश्यकता महसूस हो रही है। और हमने जब से संगठन का निर्माण किया, स्थापना की, तब से लाखों लाखों लोग हमसे हर रोज ऑनलाइन जुड़ते हैं, सदस्यता लेते बकायदा। आज मैं बताऊं, कांग्रेस, भाजपा या यूकेडी, तीन पार्टियां अगर यहाँ है, कोई एक ऐसी पार्टी का बता दे हमको आके कि हर रोज सोशल मीडिया से उनकी कोई सदस्यता ले रहा हो और सदस्यता के रूप में भी पैसा दे रहा हो। 50 रुपए, 100 रुपए की पर्ची कटा रहे। मगर हमारे साथ ऐसा होता है, हर रोज 2, 4, 10, 15 लोग हमारी सदस्यता लेते हैं।
वो क्यों ले रहे? कहीं ना कहीं उनको विश्वास हो रहा है शायद कि यार ये हमारे लोग और हमारी जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड का, ये केवल पहाड़ के लोगों को ठगने का काम कर 100% ठगने का। अगर ठगते नहीं तो अभी ज्वलंत मुद्दा बता देता हूँ। पहाड़ में वैसी स्कूलों में टीचरों की कमी है। धन सिंह रावत जी एक नया शिगुफा छोड़ गए। शिगुफा क्या, अब तो तैयारी भी हो गई कि क्लस्टर बनाएंगे, यानी 10-15 किलोमीटर की दूरी में एक स्कूल में सारे स्कूलों को बंद करके उसमें समाहित करेंगे। कितने तरीके से लोग, भोजन माता खत्म, वहां के गेस्ट टीचर खत्म, वहां के स्कूल के जो बच्चे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हैं, अब 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। आज के आबो हवा में महिलाएं, बच्चियां वैसे सुरक्षित नहीं है। क्या 10 किलोमीटर जंगल पार करके वो स्कूल आएंगे? इसका मतलब क्या है? आप हमारे पहाड़ के बच्चों को शिक्षा से वंचित कराना चाहते हैं। अब हमारे पहाड़ के लोगों को शिक्षा में जो जॉब है उससे वंचित कराना चाहते हो। तो इसीलिए क्लस्टर स्कूल का। भाई ये बताइए, सत्ता हमारी है, राज्य हमारा है, तो वो स्कूल हमारे क्यों नहीं है? वो बच्चे हमारे क्यों नहीं है? दुनिया में डेवलपमेंट के पैमाने ये है कि जहां पर जनता है वहां पर उसको सुविधाएं दी जाए। तो आप जहां जनता है ही नहीं, जनता से कोसों दूर सुविधा देना क्यों चाहते हो? नहीं हरी जी, कोई भी सरकार हो, जो भी गाइडलाइन बनाती है, कोई भी नियम लगाते है, गाइडलाइन बनाया जाता है। अगर सरकार ने कुछ ये सोच के बनाई गाइडलाइन, तो कुछ तो सोचा होगा। सोचा होगा ना। उनकी सोच में तो एक ही चीज है, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरा लड़का। उसके अलावा टिकट की दावेदारी में उनका लड़का, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी बहन, उनके बुआरी। नौकरी में उनका लड़का, उनका बुआरी, उनकी बहन, उनका भाई, उनका भतीजा, उनका चचा, उनका ताऊ। यही तो सोच रहे हैं। अगर इनकी सोच वास्तव में विकास की होती तो हमसे पूछते ना, हम बताते ब्लॉक लेवल पे विकास कैसे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि हमारे द्वारा तो इतना विकास किया गया, विकास के नाम से लगातार हमारी पार्टी केंद्र में बन रही है, उत्तराखंड में भी किया, भारत के अन्य राज्यों में बन रही है। झूठ के माध्यम से बन रहे लोगों को श्री राम जी के नाम पे बरगलाया जा रहा है, श्री राम जी के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। हम तो आपसे चैलेंज करके बात करते हैं, बताइए 15 लाख रुपए कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के कहाँ है? अभी मैं आपको बता दूं, देखिए इस राज्य के झूठ की बात बता रहा हूं, अभी की बात बता रहा हूं। मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे। राइट, नियमितीकरण तो छोड़ो, पिछले 6 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं जा रही है, सब धरने में है। ये इनके कारगुजारी है। ये इलेक्शन के टाइम पे, वोट के टाइम पे वादा करते हैं, जैसे वोट पड़ जाता है भूल जाते हैं। नहीं, आपने अभी कहा कि हमसे लोग जुड़ रहे हैं, लाखों की तादाद में पहाड़ी आदमी से लोग जुड़ रहे हैं, तो आप आंदोलन क्यों नहीं करते? आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? आप उनकी मांग पूरी क्यों नहीं करते? बहुत सुंदर बात आपने कही। देखिए, हम इस बात को देख रहे हैं अभी कि जनता जिन लोगों को चुन के विपक्ष में बैठाई है, जनता के सामने जो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में जाते हैं, वो लोगों के अंदर क्षमताएं कितनी है अभी? क्योंकि इस बात का आकलन करना बहुत जरूरी है। यदि जनता आप पे विश्वास करके आपको वोट दी, बाय द वे आप हार गए, तो आपका भी ये नैतिक कर्तव्य है उनके साथ खड़ा होना। तो ये क्षणिक समय है, उसके बाद ये सारे एक्सपोज होंगे। सारी डायरिया हमारी निकल रही है, बक्से में भरे हैं भी हमने सबके इनके कार्य। आप भी राजनीति भाषा बोल रहे हैं कि अभी निकल रहे, जैसे राजनेता कहता हो जाएगा, आप भी अभी निकल रहे हैं। नहीं हो जाएगा। मेरा सवाल ये हमारे युवाओं की लड़ाई थी। मेरा सवाल ये है, पूरी मेरी बात, आप क्यों नहीं जनता के बीच में जा रहे हैं? आप क्यों नहीं पहाड़ी लोगों के बीच में उनकी मदद कर रहे हैं? जैसे अभी आपने कहा हड़ताल में बैठे हैं, भाई कांग्रेस में भी विपक्ष में वही, आपने कहा दोनों पार्टियां जो है थकती हैं, तो आप क्यों नहीं निकल रहे? क्यों नहीं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमारे आंदोलन, हम युवाओं के आंदोलनों की परिणति है कि यूके 888 में अब सही तरीके से एग्जाम होने लगे हैं। ये हमारे युवाओं की ही परिणति थी कि हाकम सिंह जैसे लोग जेल गए हैं। ये हमारे युवाओं की ही आंदोलन की परिणति ये थी कि वो 200 करोड़ के घोटाला वाला अधिकारी का पर्दाफाश हुआ। तो आप समझिए, हम लगातार आंदोलनरत है और लगातार लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं। मगर अभी श्री राम जी का जो नारा है वो बुलंद तरीके से गाड़ गदेरू में इन्होंने डाला है। हवाई चप्पल को हवाई जहाज में डालने वाला डायलॉग अभी
थोड़ा समय में फेल होने वाला मतलब आप सनातनी नहीं है? हम सनातनी, हमसे बड़ा सनातनी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इस देवभूमि के लोग हैं, हिमालय के रहने वाले लोग हैं। आपने कहा ना राम के नाम पे जो है भारतीय जनता पार्टी, हाँ। अरे जितना भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सनातनी एक तरफा पार्टी कहा जाता है। किसने कहा? किसने कहा? आप ही बोल रहे कि सनातन आपके राम के नाम पे वोट डालते हैं। यस, बरगलाते हैं ना, झूठ बोलते हैं। जो ये जय श्री राम करके रोड में तांडव करते रहते, शाम को देखो कैसे मुर्गा फाड़ रहे, कैसे दारू पी रहे। क्या सनातन में ये लिखा है? बड़ा बड़ा टीका और भगवा गमछा पहनो और शाम को पार्टियां कर रहे हो आप। अश्लील हरकत है, कई जगह इनके नेता पाए जा रहे हैं। क्या ये सनातन है? सनातन का मतलब भी है ना पता? सनातन का मतलब आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 2 साल बनी है या 2 बार यहाँ पे बनी, कोई विकास नहीं किया। भाई साहब, ये सनातनी है ही नहीं, ये है तनातनी। ये तनाव पैदा करते हैं जनता के बीच में, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। इन्होंने विकास के नाम पे लोगों को ठगा है, युवाओं को ठगा है, पलायन किया है इन्होंने विकास के नाम पे। इन्होंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स दिखाए हैं हल्द्वानी, देहरादून जैसे शहर में, मगर पहाड़ में नहीं दिखाए। ये जनता के बीच में आते कहते स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे स्मार्ट गांव बनाओ ना। यदि स्मार्ट गांव बनाओ, गांव में आप स्वास्थ्य की व्यवस्था सही कर दो, गांव में शिक्षा की व्यवस्था सही कर दो, रास्ते सही कर दो वहां पर, तो गांव स्मार्ट होंगे ना। तो गांव स्मार्ट होंगे तो प्लान क्यों होगा भैया? क्यों होगा प्लान? ये ठग रहे हैं, आपने देखा नहीं? फर्जी भू कानून लेके आए हैं, भू कानून में कोई बदलाव ही नहीं किया, बकायदा एक और सिर में मार दिया इन्होंने हमारे। उन्होंने कहा पहले तो 250 स्क्वायर मीटर जमीन बाहर का व्यक्ति खरीदता ही था, नॉर्म्स था। अभी भी वही नॉर्म्स है, बकायदा उसमें एक चीज और जोड़ दिया कि हरिद्वार उधम सिंह नगर में जितना मन चाहे उतना खरीद ले। तो ये भू कानून किस तरीके से लागू किया ये बताइए ना। और जनता के सामने अखबार के फ्रंट पेज पे ऐड के साथ निकाल दिया कि पुष्कर सिंह धामी ने धाकड़ भू कानून लागू कर दिया। ये धाकड़ भू कानून लागू? आप सनातनी की बात कर रहे थे ना अभी, क्या यूसीसी कानून सनातन के पक्ष में है या विपक्ष में है? नहीं, यूसीसी तो सभी धर्मों के लिए अनिवार्य। यूसीसी में आज हम पहाड़ी हिंदू अपने आप को कहते हैं। हम एक गांव के लोग भाई बहन होते हैं, हम आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। यहां तक मैं आपको बता दूं, मेरा ननिहाल अगर किसी गांव में है, उस गांव के किसी भी बच्ची से हमारी शादी नहीं हो सकती, वो सब बहनें हमारी। मगर ये क्या कह रहे, शादी की उम्र लड़की की 18, लड़के की 21, मगर लिव इन रिलेशन में रहने की उम्र 18 साल। 18 साल में साथ रहेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, वो लीगल माना होगा। बाय द वे साथ रह के कोई बच्चा पैदा हो गया और थोड़े दिन में उनका जी भर गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, चले गए, वो बच्चा रह गया, उसको कानूनी मान्यता देंगे। भाई हम तो नहीं मानेंगे, हमारे पहाड़ के लोग कोई नहीं मानेंगे कि बिन ब्याह की लड़की का मैं दादा बनूं, बिन ब्याह के बच्ची का जो है मैं नाना बनूं, मैं मामा बनूं। हम पहाड़ के हिंदू बिल्कुल कतई इसको माने। तो इसको लेके कोई आपकी टिप्पणी, कोई आंदोलन आपने किया? हमने 15 दिन का बड़ा आंदोलन किया, जिसमें पूरे हल्द्वानी के चारों तरफ हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें कम से कम 10 से 12 लोगों, 1000 लोगों ने हमारे हस्ताक्षर अभियान में सिग्नेचर किए। उसके बाद कुमाऊं कमिश्नर के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। और यही नहीं, हमने 15 दिन की कुमाऊं जागरण यात्रा निकाली, हल्द्वानी से शुरू होकर हल्द्वानी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सल्ट, मानिला, नैनीताल होते हुए हमने ये पूरी यात्रा की, बड़ी भव्य यात्रा की कि भाई ये गलत है। एक तो ये गलत है, दूसरा प्रवासी यानी 1 साल का व्यक्ति जो बाहर का यहां रहेगा, रेजिडेंशियल होगा, उस व्यक्ति को सरकार की सारी योजनाओं का आप लाभ दोगे। इसका मतलब क्या है? आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बड़ी संख्या में तादाद यहां लाके यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हो कि यहां पर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा, उसको सरकारी योजनाओं के सारा लाभ दोगे आप। मैं क्यों दोगे? आज सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिलता है? जिसके पास शौचालय नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, यही है मानक। तो आप किसको सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाहते हो?
जो रोहिंग्या और ये तमाम लोग बाहर के आके रोड के किनारों में रहेंगे, झुग्गी झोपड़ियां लगाएंगे, पहाड़ के जंगलों को घेरेंगे, उनको आप उनका राशन कार्ड भी बनाओगे, उनको आप छत भी दोगे, उनको आप शौचालय भी दोगे। यही तो मतलब हुआ कि हम कतई मंजूर नहीं करेंगे इस तरीके के उलझुल काम। तो हरीश भाई, तो वोट भी तो जनता, पहाड़ की जनता क्या वोट नहीं देती? वोट तो जनता, प्रतिनिधि जनता ही तो चुनती है। बिल्कुल सही सवाल आपने किया। एक्चुअल में जनता के सामने इस तरीके का कोई विकल्प उभर के नहीं आया, तो उनके सामने एक तरफ रख दिया ये कांग्रेस है, ये मुस्लिमों की पार्टी है, एक तरफ रख दिया ये बीजेपी है, हिंदू की पार्टी है। बस जनता उसी चीज की उधेड़-बुन में वोट कर रही है। जनता के सामने कोई सॉलिड प्लान करके नहीं आया है। और ये धनाढ्य लोग हैं, यदि कोई आता भी है तो अपने धन बल के कारण उसको, अभी नहीं सुन रहे हो लेटेस्ट उदाहरण, ओखलकांडा में एक प्रत्याशी जो है बीडीसी का चुनाव के लिए एप्लीकेशन अप्लाई किया और चुनाव अधिकारी ने, जो अभी हमने सुना, चुनाव अधिकारी ने या किसी ने चुनाव कार्यालय से उसके डॉक्यूमेंट चोरी कर दिए। क्यों? कहा जा रहा है कि वहां पर के जो विधायक है, विधायक की पत्नी भी मैदान में है, विधायक की पत्नी को निर्विरोध जिला बीडीसी बनाने के लिए ताकि ब्लॉक प्रमुख बन पाए, तो कार्यालय से उसके डॉक्यूमेंट चोरी हो गए। मतलब इतनी बड़ी विडंबना, इतनी बड़ी गुंडागर्दी सत्तारूढ़ पार्टी का। कहाँ है चुनाव आयोग भाई? कहाँ है कोर्ट? कहाँ है मुख्यमंत्री? सुशासन वाले मुख्यमंत्री कहाँ है? जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री। इस पे वो कोई टिप्पणी करेंगे, कोई बात रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो पहाड़ को ठगने का काम है। हरीश भाई, एक पलायन का मुद्दा यहाँ पहाड़ में रहता है। पूरे उत्तराखंड के जितने पहाड़ के लोग, युवक युवतियां हैं, शिक्षित हैं, वो हर चीज से वंचित रह जाते हैं। आपने कहा पहाड़ी आर्मी आपके द्वारा बनाई गई है, तो उसके लिए आप क्यों सरकार से बात नहीं करते? उसके लिए क्या विजन निकाल रहे हैं कि उनका पलायन रोका जाए? एक्चुअली में क्या हो गया ना, आज तक की सरकारों ने किसी भी अधिकारी को यह आदेशित नहीं किया कि आप दुरुस्त पहाड़ में जाइए। सपोज करिए मेरा गांव बागेश्वर है, वहां जाइए, उसकी मिट्टी टेस्ट करिए, वहां कौन सी खेती होगी। उसकी मिट्टी टेस्ट करने के बाद पहाड़ की हर मिट्टी में हर चीज उगता है। अगर मेरी यहाँ की मिट्टी में अखरोट उगता है तो अखरोट की खेती करवाइए, मेरी मिट्टी में अगर पूनम खुमानी उगता है तो पूनम खुमानी की खेती करवाइए। कुछ तो उगता ही होगा। यदि रिसर्च के द्वारा सरकारें अपने अधिकारियों को उस गांव में भेजे तो कोई प्लान नहीं होगा, कोई प्लान कभी होगा ही नहीं। क्यों? यदि उसी गांव में उसके अनुरूप खेती होने लगेगी तो संभ्रांत होगा ना यार। क्यों लोग वहां जाएंगे बाहर? वहीं पर सब कुछ। हिमाचल में देख लीजिए ना, हिमाचल और हमारे में कितना अंतर है। वो भी हिमालयी राज्य, हम भी हिमालयी राज्य। वहां बढ़िया खेती हो रही है, बढ़िया सेब हो रहा है, बढ़िया खुमानी आलू हो रहा है, आलू बढ़िया हो रहा है, टमाटर बहुत बढ़िया हो रहा है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा भैया? हमारा मतलब ये लोग कृषि बागवानी को सीखने के लिए ओमान जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, अरब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं मंत्री लोग, सिर्फ अय्याशी करने के लिए। वहां से सीख के कुछ नहीं आते। बता दे कृषि मंत्री, जो वहां से सीख के तुम क्या लाए और तुमने अप्लाई किया पहाड़ों में, और पहाड़ में वो चीज होने लग गई। नहीं, सरकार का तो हमारा माल्टा खत्म करके, बात सुनिए, हमारा माल्टा खत्म करके पाउच में माल्टा दे दिया इन्होंने, शराब का नाम दे दिया माल्टा। और माँ बाप को पता नहीं चलता मेरा बच्चा जूस पी रहा है, शराब पी रहा है। ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो उसका विरोध क्यों नहीं किया गया? तमाम तरीके से, तमाम मंचों से विरोध हुआ है। माल्टा, बुरांस, बुरांस हमारा पुष्प है, राज पुष्प है, विलुप्त की कगार में। बुरांस के नाम पे आप जूस दिखा रहे हो बच्चों को, शराब पिला रहे हो। ये कैसी पॉलिसी लेके आ रहे हो? जितने मंत्री है, मुख्यमंत्री, ये भी तो पहाड़ के ही हैं। ये मुख्यमंत्री, ये मंत्री पहाड़ के नहीं है, ये दिल्ली के हैं। ये दिल्ली से चलते हैं। मानते हैं पहाड़ी लोग नहीं, ये दिल्ली से चलने वाले लोग हैं। पहाड़ी अगर होती तो इनकी आत्मा में पहाड़ होता, इनके दिल में कसक होती, दर्द होता। अभी बीकेटीसी का अध्यक्ष जो है द्विवेदी जी को बनाया, क्या केदारनाथ पैदल गए? नीचे से ऊपर पैदल गए हो कि यार हमारे यात्रियों को कितनी प्रॉब्लम आ रही है, रास्ते कितने खराब है, कितने गलत है। अभी मैं देख रहा था एक डीएम साहब वहां पर गए हैं, यंग, पैदल गए, उनको पता चला होगा भाई कहां कहां पर प्रॉब्लम है। बीकेटीसी के अध्यक्ष किस में जा रहे हैं? चौपर से। चौपर इतना खतरनाक है हमारे पहाड़ों के लिए, विशेषकर उस केदार घाटी के लिए जहां पर शंख की ध्वनि बजाना भी वर्जित है। वहां भूस्खलन हो सकता है,
अविलान चाह सकते हैं, मगर वहां पर टेम्पो की स्पीड में, टेम्पो की तादाद में आप चौपर चला रहे हो तो आने वाले समय के लिए कितना घातक है। तो बीकेटीसी के अध्यक्ष से मैं कहूंगा एक बार पैदल चले वहां ऊपर, समझ में आएगा रास्ता कितना विकराल है। हरीश भाई, आपका एक बहुत अच्छा बच्चा वीडियो वायरल होता है, पहाड़ी हिंदू। यस, पहाड़ी हिंदू शब्द क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, पहाड़ी हिंदू हमारी मूल आइडेंटिटी है। हमारे पहाड़ में 100% हिंदू रहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये पहाड़ी हिंदू क्या है। हम कहते हैं ये हमारी मूल आइडेंटिटी है, जिस मूल आइडेंटिटी को राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा वंचित करने की कोशिश की, हमारी मूल आइडेंटिटी को मिटाने की कोशिश की। हम वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को देवी देवता मानते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं। गोलजू हमारे दादा परदादा है, माता सुनंदा नंदा हमारी बुआ है, हम स्वयं भगवान शिव जी के गण है, हिमालय के रहने वाले लोग हैं, हम पूजनीय लोग हैं। कुष्मांडा, धारी देवी माता, ये हमारी पितृदेवियां हैं। हमारे जागर गड़ाने से ही मात्र हमारे देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, और 7 पीढ़ी से पहले कोई अन्याय हुआ हो तो बता देते हैं कि ये करना है, ये हम लोग हैं। इसलिए हम विशिष्ट हिंदू में माने जाते हैं, हमें लगता है ऐसा। हम इसीलिए कहते हैं मैदानी क्षेत्र का हिंदू है वो हिंदू नहीं है। देखिए मैं कभी ये नहीं कहता वो क्या है, वो क्या है वो खुद बताएंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या है। हम अपनी आइडेंटिटी की बात मतलब धर्म का, सनातन का बंटवारा आप करेंगे? सनातन का बंटवारा करने का यहाँ पर मतलब ही नहीं है। हम अपनी, अगर कोई व्यक्ति, आपका नाम क्या है? पंकज सक्सेना जी, मेरा नाम है हरीश रावत, मैं अपने नाम हरीश रावत कहता हूं, ये मेरी आइडेंटिटी है। आप अपने नाम पंकज सक्सेना जी कहते हैं, आपकी आइडेंटिटी है, तो इसमें बंटवारा कहाँ आ गया? मैंने हिंदू की बात की, हिंदू तो सनातन तो सभी का समान है। सनातन की बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सनातन सबका है, मगर हर क्षेत्र की अपनी आइडेंटिटी होती है। आप बताइए, जब आप कहते हैं कश्मीरी पंडित, तो कश्मीरी पंडित कैसे हो गया? अभी कश्मीर में चुनाव चल रहा था, आप जी न्यूज या दूसरे न्यूजों का आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए, उसमें लिखा कश्मीर के पहाड़ी हिंदुओं का वोट किस तरफ जाएगा। वहां पहाड़ी हिंदू हो सकता है, मगर उत्तराखंड में नहीं हो सकता है। भाई ये कैसी बात है नरेंद्र मोदी जी, ये कैसी बात है? उत्तराखंड में पहाड़ी हिंदू नहीं हो सकता और लद्दाख में और जम्मू में पहाड़ी हिंदू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पहाड़ी हिंदू कम है, वहाँ पहाड़ में मुस्लिम है। तो उत्तर प्रदेश में आप मैदानी हिंदू बनाएंगे? नहीं, वो तुम जानो, वो तुम जानो आप क्या क्या कराओगे। ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं कहता हूं हम विशिष्ट हिंदू है, हम बिल्कुल विशिष्ट हिंदू है, हम बिल्कुल पहाड़ के, हिमालय के रहने वाले लोग हैं। हमारे देवी देवता अलग, हमारा खान पान अलग, हमारा बोली भाषा अलग, हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग, इसलिए हम विशिष्ट है। हमारा जैसा रहन सहन किसी और का नहीं होगा, हमारी जैसी बोली भाषा किसी और की नहीं होगी, हमारा जैसा कल्चर किसी और का नहीं होगा। तो ये समझिए, इसलिए ये हमें विशिष्ट बनाता है। मतलब आपका, जैसे महाराष्ट्र में कह दिया गया था कि फरमान जारी होगा, जो महाराष्ट्र मराठी बोलेगा वही महाराष्ट्र में रहेगा। आपका मतलब कि जो उत्तराखंड में रहेगा वो उत्तराखंडी बोलेगा, तभी उत्तराखंड में निवास करेगा? भाई साहब, मैं तो उत्तराखंडी की बात नहीं करता हूं, मैं तो कहता हूं हम पहाड़ी हिंदू है। जितने भी उत्तराखंड में पहाड़ी हिंदू है वो हम है, बाकियों का हम नहीं जानते हैं। बाकी वो यहाँ रहे, यहाँ खाए, यहाँ रोजगार करे, यहाँ के संस्कृति को अपनाए, यहाँ के संसाधनों पे गंदी नजर ना डाले, यहाँ की माँ बहनों पे गंदी नजर ना डाले, यहाँ पे अस्मिता के खिलवाड़ करने की ना सोचे। क्योंकि हमारे भाई बहन भी बाहरी राज्यों में रहते हैं, वहां वो खा रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं। भारत स्वतंत्र है, गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र में हर व्यक्ति को हर जगह रहने का, खाने का, जॉब करने का, घूमने का, फिरने की आजादी है। तो आप बंटवारा क्यों कर? हम बंटवारा नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं एक हो तो सेफ हो। हम अपने लोगों को एक करने की बात कर रहे हैं। एक कौन से एक? ये जो हम पहाड़ी हिंदू है, जो हम पहाड़ के मूल के लोग हैं। मतलब पहाड़ी को आप एक करोगे, जो मैदानी क्षेत्र को अलग करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। मैदान में भी जो हमारे लोग होंगे उनको भी एक करेंगे। 90% जाके लोग मैदान में काम करते हैं पहाड़ी लोग, तो क्या वहाँ पे ऐसा मतभेद होता है? कहीं ऐसा मतभेद नहीं हो पाएगा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ, आप पूना चले जाइए, आप महाराष्ट्र चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, कई समय से हमारे लोग रह रहे हैं। क्या हमारे लोगों ने वहां कहा हमें वहां का स्थायी निवास दो? कहा। मगर यहाँ इस राज्य में हम यहाँ के मूल निवासी 2 दर्जे के होने जा रहे हैं। यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र गायब कर दिया। यहाँ बैठे हुए अधिकारियों को कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया अभी तक
कि मूल निवास प्रमाण पत्र खत्म किया जाता, स्थायी लागू किया जाता। तो उत्तराखंड के लोगों जारी नहीं हुआ। अरे जी, उत्तराखंड भी तो उत्तराखंड के लोगों ने बनाया। उत्तराखंड के लोगों ने जरूर बनाया, मगर यहाँ पर जो पहली सरकार में हरियाणा से उठा के मुख्यमंत्री रख दिया गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले बहुगुणा जी को यहाँ ला गया। ये तमाम और जो दिल्ली से चलने वाली पार्टियों की जो सरकार यहाँ पर रही, इन सरकारों ने दिल्ली के नॉर्म्स को फॉलो किया। दिल्ली ने जो कहा वो इन्होंने यहाँ लागू किया। अब बताइए ना, आप बताइए, इस राज्य को मूल निवास चाहिए, भू कानून चाहिए, रोजगार चाहिए, या फिर इनके जो चौंसलेबाजी वो चाहिए? ये चाहिए, यूसीसी चाहिए क्या? उत्तर प्रदेश में यूसीसी क्यों नहीं लागू कर रहे? वो मोदी जी के राज्य क्या कहते हैं, मॉडल, गुजरात मॉडल में क्यों लागू नहीं कर रहे? इस राज्य में क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे क्या रीजन है? खोलिए ना आप, क्या रीजन? पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, क्या रीजन, क्यों लागू किया? यस, क्योंकि इन्होंने अपने झूठ से इस राज्य को हिंदुवादी राज्य करने बहुलता जो थी उनके दिमाग के अंदर जो है चरस बोदी ना, जो उसका नशा जो कर दिया इन्होंने। क्यों? विपक्ष में बैठी सरकार भी दिल्ली चलती है, सत्ता में चली हुई सरकार भी दिल्ली से चलती है, और इस बीच में इस गैप को भरने के लिए कोई है नहीं। जो भी खड़ा होता है फिर इनके गोद में चले जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है। अगर कोई पार्टी अगर उठ रही है, कोई नेता ढंका होता है, वो फिर उठ के यहाँ चले जाता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ, भाई हम लोगों से लिखित बॉन्ड ले लेना। हमारा जीवन पहाड़ी हिंदू और पहाड़ की संस्कृति संसाधनों के लिए निछावर है। हम पिछले 17-18 सालों से इस समाज में काम करते हैं और हमेशा अपने लोगों की पैरवी करते हैं। मैं आपको भी एक स्पष्ट कह देना चाहता हूं, ये समझिए, अगर मेरे जेब में अगर 100 रुपए होंगे तो मैं आपको चाय पीने के लिए जरूर कहूंगा। यदि मेरे जेब में ही 100 रुपए नहीं होंगे, क्या मैं आपको कहूंगा? तो मेरा कहना है कि मुझे स्वयं और स्वयं के लोगों को सशक्त करना है, स्वयं और स्वयं के लोगों का सशक्तिकरण करना है। यदि मैं पहाड़ के हिंदू के सशक्तिकरण करूंगा, तभी कोई अन्य प्रदेश के लोग से कहूंगा भाई ये काम तुम्हारे लिए भी है। यदि मैं ही पंगा रहूंगा, मैं ही सशक्त नहीं होऊंगा, तो किसी अन्य से मैं कैसे कर सकता हूं? हमारा किसी बाहरी व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है, सारे हमारे मित्र लोग हैं। मित्रता होना अलग चीज है। देखो, आप मेरी बारात में आओगे, मेहमान बन के आओगे, मेरे चाचा तो नहीं बन सकते हो आप, मेरे भाई भी नहीं बन सकते हो, तो मेरा परिवार तो मेरा ही रहेगा ना, तो मेरे परिवार की रक्षा करना मेरा काम है। तो इसलिए हमारा पहाड़ी आर्मी का एक सेंटेंस है, पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक। और हम 100% पहाड़ के रहने वाले लोग पहाड़ी हिंदू है। पहाड़ी है और हिंदू है। तो पहाड़ी हिंदू कहने में प्रॉब्लम क्या है? और अगर पहाड़ी हिंदू हम कहते हैं, किसी और को क्यों प्रॉब्लम है? मतलब उत्तराखंड में दो जाति आप ही चाहते हैं ना, कल को मैदानी क्षेत्र वाले कहेंगे कि मैदानी। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं गर्व फील करता हूं मैं पहाड़ी हिंदू हूं, तो दूसरा जिसको बुरा लग रहा है वो भी गर्व फील करे ना, वो कौन सा हिंदू है? मैं मैदानी क्षेत्र का, तो मैं अपने आप को मैदानी हिंदू कहूंगा। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको लगता है वो आपकी आइडेंटिटी है, पैदाइश मेरी नहीं, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। यदि आपको लगता है आप मैदानी हिंदू कहने में गर्व फील करते हो, हम तो कहेंगे आपको हो। देखो, मेरा सवाल क्या है, मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मेरे बच्चों का यहाँ पे जन्म हुआ, क्या वो पहाड़ी हिंदू नहीं कराएंगे? ये तो आप डिसाइड करोगे ना, ये मैं डिसाइड कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी मूल आइडेंटिटी मैं स्वयं बताऊंगा। आप अपनी कानून अपना बनाना है, नहीं सरकार चलाओ। नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी खुद बताऊंगा, आप अपनी आइडेंटिटी खुद बताओगे। ये आइडेंटिटी का सवाल है। हमारी आइडेंटिटी पे क्राइसिस करने के लिए राजनीतिक पार्टियों ने बड़े छद में लड़ाई लड़ी है, हमारे लोगों को बहुत तरीके से ठगा है, और हम अब नहीं चाहते हैं हमारे लोगों को कोई ठगे। और हमारी किसी भी राज्य, किसी भी देश की अपनी मूल आइडेंटिटी, वहां की उसकी भाषा होती है, उसकी संस्कृति होती है। भाई हमारी भाषा तुमने लागू नहीं की, कहाँ है हमारी भाषा? क्यों राज की दर्जा नहीं दिया जा रहा है? आपका पहाड़ है, आपके क्यों राज की दर्जा नहीं दिया जा रहा है? आपके सरकार मंत्री, अरे दिल्ली से चलने वाली सरकार है, क्या हमारी बात करें? इनको पता है कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, भाषा की बात करने लगेगा, संस्कृति की बात करने लगेगा, तो हमारे खत्म हो जाएगी कहानी। क्योंकि जिस राज्य में जिसकी भाषा हो, आप साउथ में चले जाओ, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी सरकार होगी। क्योंकि दुनिया में किसी भी देश को उठा लीजिए, जिसकी भाषा है वो सशक्त है, वो डेवलप है। जिसकी भाषा नहीं होगी, आज हमारा देश डेवलपिंग कंट्री में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अपनी भाषा नहीं है। राज की भाषा इंग्लिश,
और बोलचाल में हिंदी। तो कंपटीशन में बंदा थक जाता है और बैठ के पीछे हो जाता है, तो कहां से होगा डेवलप? तो हम कई बार कह चुके भाई, हमारे राज्य की भाषा को राष्ट्रीय भाषा मोदी जी, धामी जी क्यों नहीं? मोदी जी आते हैं उत्तराखंड में, मन की बात में भी कहते हैं उत्तराखंड बहुत अच्छा है, उत्तराखंड की बोली बहुत अच्छी है, उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे। भाई उत्तराखंड की बोली नहीं है, उत्तराखंड की भाषा है। यदि आपकी मनसा है वास्तव में ये देवभूमि है, तो उत्तराखंड की भाषा को दर्जा दो ना। हमारे राजकीय त्योहारों को छुट्टी दी जा रही है, जो हमारे लोक त्योहार है, मगर छठ पूजा की छुट्टी करा दे रहे हो आप। कि बोर्ड की राजनीति नहीं है, तो सरकार भी तो आपकी है, बोर्ड की राजनीति नहीं है, सरकार भी तो हरीश भाई आपकी है, तो आपके जो मंत्री हैं वो भी तो वो क्यों नहीं करते? हमारे लिए पक्ष में यशपाल आर्या जी हल्द्वानी के क्यों नहीं कराते? सुनिए, हमारे लिए आपने कहा स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा, रिफ्यूजी पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए, बंगाल से आए हुए बंगाली लोगों को आप यहां का मूल निवास का दर्जा देने की पैरवी करते हैं अजय भट्ट जी संसद में, और कहते हैं उनकी भाषा पढ़ाई जाएगी प्राइमरी स्कूल और इंटर कॉलेजों में, और हमारी भाषा जो है, हम मूल लोग हैं, हमारी भाषा पढ़ाई नहीं आएगी। क्या आप कि इन लोगों को हम अपना नेता माने, जो पैरवी बंगाल के कह रहे हैं, पैरवी पंजाब की कर रहे हैं? क्या इस राज्य को खालिस्तान बनाओगे? क्या इस राज्य को पाकिस्तान बनाओगे? ये देवभूमि है भैया, ये देवभूमि में ऐसे नहीं कहा गया। यहां देवताओं का वास है, स्वयं शंकराचार्य ने यहां जो तपस्या की है, यहां पार्वती का मायका है, यहां गणेश जी का घर है। इस राज्य को देवभूमि कहने का अर्थ है कुछ, और इस अर्थ का अनर्थ बनाए जा रहे हैं आप। कुछ लोग मिलकर सत्ता में बैठे और उसके आसपास जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो मिलकर इस राज्य की ऐसी तैसी करने में लगे हैं। हम नहीं होने देंगे, इसलिए पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान हमने चलाया है। हम अपने लोगों को एकजुट करके इनकी जो करनी है, इनकी जो कथनी है, इनका पर्दा फाड़ेंगे और पहाड़ी हिंदू को आगे लेके आएंगे। हरीश भाई बहुत अच्छी बात की, पहाड़ी हिंदू को लाइए। अब ये तो वक्त बताया गया कि मैदानी हिंदू या पहाड़ी हिंदू, ये तो ना आप तय कर सकते ना मैं तय करता। ये तो एक जज्बात की बात है, अपने आप को मानने का। ये देवभूमि देवों की भूमि कहा जाती है। बिल्कुल, ये पूरे वर्ल्ड में, क्या पूरे वर्ल्ड में और पूरे संसार में उत्तराखंड को देवों की भूमि, क्योंकि यहाँ पे सभी जितने भी हमारे सनातन के देवी देवता ऋषि मुनि यहाँ पे हिमालय पे तपस्या की थी, और इतने वहां के देवों की भूमि। तो क्या ऐसा कोई सरकार के द्वारा जो ऐसा देवों की भूमि, जिस प्रकार से आज मंदिर हमारे यहाँ पर हैं, वहां विचलित हो रहे हैं, जो हमारी संस्कृति, जैसे आपने कहा पहाड़ों की संस्कृति है वो यहाँ पे, तो सरकार इसके लिए कदम क्यों नहीं उठाती? देखो, सरकार की मंशा है ही नहीं। मैं कह तो रहा हूं, डेमोग्राफी चेंज होने के नाम पे मुस्लिमों को पेचकस दिए जाते हैं, मगर पहाड़ में आप देख लीजिए, कोई पूना का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई दिल्ली का, कोई लखनऊ का है, कोई अग्रवाल है, कोई कुच्चल है, कोई पुच्चल है, कोई कपूर है, न जाने कौन कौन है। तो डेमोग्राफी चेंज कौन कर रहा है भैया? डेमोग्राफी चेंज मिलके कर रहे हैं। डर किसी और का दिखाया जा रहा है, बसाया किसी और को जा रहा है। तो ये कौन चेंज करेगा? इनसे तो होना नहीं है। वो मनोज वाजपेयी कौन है जिसकी जमीन इनके वहां पर कब्जा की? वो राजा भैया कौन था? अगर वो मुस्लिम होते तो पूरा जनता, जो भाजपा जनता पार्टी भगवा चपना के पहुंच जाती, वो उनके लिए क्यों नहीं पहुंच रहे भैया? तो ये दोयम दर्जे की बात कर रहे हैं, ये दो मुही बात कर रहे हैं। हम लोग जो पहाड़ के लोग हैं, उनके कल्चर पे जो डाका डालेगा, उनके संसाधनों पे जो डाका डालेगा, उनकी मां बहनों के अस्मिता पे गंदी नजर डालने की जो कोशिश करेगा, ऐसे लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो फिर कोई भी हो। सीधा स्पष्ट बात है भैया। हर व्यक्ति, हमारा व्यक्ति लंदन में भी है, हमारा व्यक्ति अमेरिका में भी है, हमारा व्यक्ति दिल्ली में भी है। रहो, खाओ, मौज करो, नौकरी करो। हर कोई व्यक्ति कहीं भी बिजनेस कर सकता। हमारा आदमी भी तो लंदन में बिजनेस कर रहा है, हमारा आदमी दुबई में होटल की चेन खोले बैठा है। कौन क्या कर रहा है? कौन मना कर रहा है? मगर ऐसा तो नहीं है ना, वो लंदन में जाके, दिल्ली में जाके, यूपी में जाके, मध्य प्रदेश में जाके वो कहे ये सब मेरा ही है, उस पर हत्याने लग जाए, उस पर अत्याचार करने लग जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। ये जो कानून है ना, सत्ता में बैठे हुए लोग, ये गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। ये गुप्ता बंधु आते हैं, वो होली में जाके 300 करोड़ की पार्टी करके आ जाते हैं, पूरी गंदगी वहां फेंक के आ जाते हैं। मगर एक आम आदमी एक रैपर भी खरीदता है, उसको जेल भेज देते हैं। तो क्या है ये?
ये सत्ताधारी लोग पैसों से चल रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो भी सरकार है सिर्फ जो पूंजीपति है उनको बढ़ावा देती है, गरीब। बिल्कुल। अब पूंजीपतियों पे भी देखिए ना, 200 करोड़ का कोई टेंडर है, वो कह रहे कई ठेकेदारों से मेरी बात होती है, वो बोले कि भैया 40% जो कमीशन देना होता है हमको। अब समझिए ना, एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूं, 1 लाख का कोई काम करना है, 40% तुम कमीशन यहां चले जाओ, कितना बच गया? 60,000, यही तो बच गया। अब 60,000 में उस ठेकेदार ने काम भी करना है और अपने बच्चे भी पालने हैं, और काम कितने का दिखाना है? 1 लाख का। तो क्या ये सरकारी अधिकारी कर्मचारी की जब नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति पत्र में लिखा होता है कि तुम्हारी तनख्वाह के साथ 40% कमीशन भी दिया जाएगा? कौन बोलने वाला है? पैसा किसका बर्बाद हो रहा है? किसको बर्बाद करने की पॉलिसी हो रही है? पहाड़ को बिल्कुल ठग रहे हैं। आपको बता दूं, यहां का ग्राम प्रधान क्या बनाता है? रोड। हमारा ग्राम प्रधान को खड़ंजे बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं। ये दोयम दर्जे की राजनीति क्यों? ये दोहरा व्यवहार क्यों भाई हमारे लोगों के साथ? ये दोहरा व्यवहार क्यों? यहां का प्रधान वो बना रहा है, ट्यूबवेल बना रहे, हमारे प्रधान को नौला खोदने के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा। ये दोहरा बर्ताव क्यों भाई? कैसे विकास होगा? प्रधान तो प्रधान है। तो एक राज्य है तो एक नियम क्यों नहीं है? एक कानून क्यों नहीं है? और ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा होगी। आप एमएलए को तनख्वाह दे रहे हो, पार्षद को तनख्वाह नहीं दे रहे हो, आप बीडीसी को, जिला पंचायत को, ग्राम प्रधान को 2-2, 4-4 हजार रुपए दे रहे हो। वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी तुम तैयार कर रहे हो। अपने गांव से जिले जाने में 1 घंटा लग जाता है उनका, 1 घंटे में आने जाने में 500 रुपए खर्च हो जाते हैं। वो 500 रुपए कौन देगा भैया? उसकी तो मजबूरी है भ्रष्टाचार करना, नहीं है? बताइए आप। नहीं, जो भी नेता खड़े, जनप्रतिनिधि होता है, मत खड़े हो, क्यों खड़े होते हैं? अपने फायदे के लिए खड़े होते हैं। आप खुद ही कह रहे हो कि ये क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा, क्यों खड़े हो रहे हैं आप? जब आपके कोई सहूलियत नहीं मिल रही तो क्या बेनिफिट है, क्या आपको फायदा है जनप्रतिनिधि बनने के लिए? क्यों जनता को गुमराह करते हो जनप्रतिनिधि? सरकार का भी तो कोई काम होता है। सरकार के बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स क्यों रखे हैं? इनका क्या काम है? ये ब्यूरोक्रेट्स अगर यहां से अभी बागेश्वर जिसको भेज दिया जाए तो ये तो टीएडीए सब ले रहे हैं, तो इनकी आंखें बंद हो जाती है। जब कोई प्रतिनिधि भी जाता है उसका भी टीएडीए लगता है या उसका नहीं लगता है? या वो सतयुग से आया है, उसके बाद चौपर है, वो चटाई में बैठ के पहुंच जा रहा है, वापस आ जा रहा है? आप बताइए ना। मैंने जनप्रतिनिधि की बात की, मैंने सरकारी नौकरी की बात की, आपने कहा जनप्रतिनिधि को नहीं मिलता है। हाँ, देना चाहिए ना। आप विधायक को दे सकते हो, आप सांसद को दे सकते हो, तो उनको क्यों नहीं दोगे भाई? उनको क्यों नहीं दोगे? किस विषय के लिए नहीं दोगे? भ्रष्टाचार कहां से शुरू हो रहा है? भ्रष्टाचार तो वहीं से शुरू हो रहा है ना। ये थे हमारे साथ हरीश रावत जी, जिन्होंने साफ तौर से कांग्रेस और चाहे भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही जो है पहाड़ के लोगों के साथ ठगा है, और अब जो किसी भी पार्टी को ये पहाड़ी हिंदू आर्मी जो है नहीं ठगने देगी, इसके लिए आंदोलन करेगी और जनता के बीच जाकर उनको जागरूक करेगी। अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।